नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे नीरजा हेमंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी किंतु मैं हारूंगी नहीं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साइमा का घर जैसे जैसे समीप आता जा रहा था, उसके मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह गतिमान होता जा रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर आकर उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। बसें, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, गाड़ियां, कोलाहल व भीड़। जिधर दृष्टि जाती उधर भागते लोग, भागता शहर। बाहर मची आपाधापी का दृश्य देखकर पहले तो वह घबरा गई। पुनः मनोभावों पर नियंत्रण करते हुए वो साहस के साथ आगे बढ़ी। मनोभाव अनियंत्रित हो भी क्यों ना, इस शहर में उसके हृदय का अंश अर्थात उसकी बेटी साइमा जो रहती है। वैसे तो वह इससे पूर्व कई बार इस शहर में आ चुकी है, किंतु साइमा के विवाह के बाद वह पहली बार इस शहर में आ रही है। स्टेशन के बाहर आकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत वह अपने एक परिचित को फोन करके बुला लेती है। पहली बार अकेले वह साइमा के घर जाना नहीं चाहती। कोई साथ हो, जैसे सगे संबंधी जैसा। उसका तो कोई नहीं है जो उसके साथ चल सके, उसके साथ खड़ा हो सके। इसी अभाव को पूर्ण करने के लिए उसने अपने एक परिचित को अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। वह एक ऑटो तय करके उसमें बैठ जाती है। अपने साथ लाए दोनों बैग को संभाल कर सीट पर रख लेती है। वह बार-बार उन बैग पर अपने स्नेह से हाथों को घुमाती है। ऐसा करते समय उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव आ जाते हैं। इन दोनों बैगों में उसकी पुत्री और उसके ससुराल के सदस्यों के लिए उपहार की वस्तुएं हैं। ऑटो चल पड़ता है। स्टेशन के बाहर साफ सुथरी सड़क पर ऑटो दौड़ने लगता है। वह पहले भी कई बार देख चुकी है इस शहर को, किंतु आज यह शहर कुछ नया नया सा लग रहा है। चौड़ी साफ सुथरी सड़क, दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें, कार्यालय, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें और कार्यालय, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सब पीछे छूटते जा रहे हैं। कितना आकर्षक लग रहा है यह शहर। नागरिकी सुख सुविधाओं से युक्त और व्यवस्थित हो भी क्यों ना। यह शहर इस प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ। यह शहर इसलिए भी उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी बड़ी पुत्री साइमा का ब्याह यहीं हुआ है। वह अब यहीं रहती है और ये उसका शहर है। अभी 6 माह पूर्व की ही तो बात है जब साइमा का ब्याह यहाँ के निवासी शशि भूषण, उनके इकलौते पुत्र प्रवीण के साथ संपन्न हुआ है। साइमा उसके तीनों बच्चों में सबसे बड़ी है। उससे छोटी समायरा स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही है। एक पुत्र समर्थ है जो दोनों पुत्रियों से छोटा है और स्नातक प्रथम वर्ष में है। ऑटो ज्यों-ज्यों आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसका हृदय पुराने दिनों की स्मृतियों में पीछे की तरफ जा रहा था। आज न जाने क्यों उसे भी पुराने दिनों की स्मृतियों में डूब जाने की इच्छा हो रही थी। 15 वर्ष बीत चुके हैं उस घटना को, जब उसके पति ने उसे और उसके इन 3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया था। उसका पति यहाँ से दूर दूसरे शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता था और वो कानपुर के उनके पैतृक आवास में 3 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों के साथ उसे अलग और कानपुर में रहने का कारण था उसके पति की बार-बार स्थानांतरित होने वाली नौकरी। उनके बार-बार होने वाले स्थानांतरण का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर ना पड़े, इसी कारण वह एक ही स्थान पर रहने को बाध्य थी। यही कारण था कि वह अपने पति से अलग कानपुर में रहती थी।
अपना पूरा समय बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर व्यतीत करती। उसके पति भी घर की प्रत्येक आवश्यकता का समुचित ध्यान रखते थे, कभी भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन नहीं होते थे। परिवार के प्रति उनके इस समर्पण को देखकर वह भी अपने घर गृहस्थी और बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित हो गई। इन सब के मध्य वह अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति उदास हुई या अन्य जो भी कारण रहा हो, उसके पति वहां अपने साथ कार्यालय में कार्यरत किसी महिला के प्रति कब आकर्षित हो गए, इस बात का पता किसी को ना चला। और जब पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। शहरों की दूरियां अब दिलों की दूरियों में बदल चुकी थी। इन दूरियों और उसके पति के इस अनैतिक संबंध का प्रभाव बच्चों के प्रति उनके स्नेह पर भी पड़ा। उसमें भी कमी आ गई। वह अब अवकाश के दिनों में कम घर आने लगे। उसके पूछने और बच्चों के बुलाने पर आना बंद कर दिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपने तीनों बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़ी हो, जहां चारों तरफ कोई आवरण नहीं, कोई आश्रय नहीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन भी उस समय भर-भरा कर टूटती हुई सरक सी गई जब उन्होंने तलाक के कागजात हस्ताक्षर हेतु भिजवाए। उसने अथक प्रयास किए अपने टूटते घर को बचाने के लिए, किंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। उसके पति ने प्रति माह कुछ पैसे और पैतृक घर का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसका साहस टूट चुका था, जीने की इच्छा दम तोड़ चुकी थी। उसे जीवित रहना था तो मात्र बच्चों के लिए। घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, यहाँ तक कि बुटीक और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भी काम किया। धीरे धीरे सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। तीनों बच्चे पढ़ने के साथ ही साथ अन्य कार्यों में उसका सहयोग करते। बच्चे इस बात को समझते कि उनकी माँ के साथ अन्याय किया गया है। वह भी अपने उत्तरदायित्व से कभी विमुख नहीं हुई। वह जानती थी कि बच्चों का अब यदि इस संसार में कोई अपना है तो वह केवल उनकी माँ ही है। वह अपने बच्चों से अत्यंत प्यार करती, पिता के हिस्से का भी, ताकि उन्हें कभी भी किसी प्रकार का भावनात्मक आघात ना पहुंचे। उसके स्नेह की छांव और देखभाल में बच्चे आगे बढ़ने लगे। समय धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता गया और उसकी बड़ी पुत्री साइमा विवाह योग्य हो गई। उसकी शिक्षा भी पूरी हो चुकी थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभी कल की ही बात हो, जब साइमा नन्ही सी बच्ची थी। आने वाले प्रत्येक रविवार, अवकाश या किसी पर्व के दिनों में उत्साहित होकर पूछा करती थी, पापा कब आएंगे? और जब आएंगे तो हमारे लिए कौन कौन से तोहफे लाएंगे? इत्यादि अनेक बाल सुलभ प्रश्न, बाल सुलभ बातें। धीरे धीरे साइमा बड़ी होती गई और माँ के साथ और अपने साथ हुए अन्याय को समझने लगी। धीरे धीरे उसके प्रश्न कम होते होते समाप्त हो गए। उसके साथ समायरा और समर्थ, वे दोनों भी समय से पूर्व बड़े हो गए और उन्होंने भी अपने पापा से संबंधित प्रश्न पूछने बंद कर दिए। साइमा के विवाह हेतु जब किसी परिचित, रिश्तेदार या अपनों ने कोई रिश्ता नहीं बताया तो उसने स्वयं ही समाचार पत्रों में प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापनों के माध्यम से यह रिश्ता तलाश लिया था। रिश्ता सुनिश्चित करते समय उसके हृदय में कितनी आशंकाएं उठ रही थी, कितनी दुविधाओं, कितने अंतर्द्वंद से जूझना पड़ा था उसे। तब जाकर वह इस रिश्ते को हाँ कर पाई थी। उसका हृदय यह सोचकर कांप जाता कि उसके किसी गलत निर्णय से भावी जीवन में बच्चियों को कोई दुख पहुंचता है तो वह तो अपराध से ग्रस्त हो जाएगी। आखिर वह ही तो है इन बच्चियों की सर्वस्व। विवाह के पश्चात आज वह साइमा की ससुराल प्रथम बार आ रही है। अपने आने की सूचना उसने साइमा के ससुराल में दे दी है। अपने एक परिचित को भी बुला लिया है, लेकिन आज वह बहुत असहज अनुभव कर रही है। यूं तो प्रतिदिन साइमा द्वारा फोन पर बात हो जाती है, उसका कुशल क्षेम भी पूछ लिया जाता है, किंतु उसने आज साइमा से कोई बात नहीं की है।
वह आज सीधे साइमा के समक्ष जाकर खड़ी हो जाएगी और उसे अचंभित कर देगी। आज तो उसकी यही इच्छा है। ऑटो आकर साइमा के घर के सामने रुक जाता है। वह ऑटो से बाहर आकर चारों तरफ दृष्टि घुमाती है। अरे यही तो है साइमा का घर। सामने एक बहुमंजिला अपार्टमेंट, जिसकी 5वीं मंजिल पर साइमा की ससुराल है। परिवार में सास ससुर, उनका दामाद प्रवीण, प्रवीण की एक छोटी बहन और साइमा है। उसे संतोष है कि उसने पिता विहीन अपनी बच्ची का विवाह एक शिक्षित और संपन्न घर में किया है। उसने ऑटो से उतरकर देखा। अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर उसके वो परिचित पहले से ही खड़े थे। उन्हें देखकर उसे प्रसन्नता और तसल्ली दोनों की ही अनुभूति साथ हुई। कोई है तो सही उसके साथ, वह अकेली तो नहीं है। अपार्टमेंट की लिफ्ट से ऊपर चढ़ते समय लिफ्ट में खामोशी सी पसर गई, किंतु उसके मन मस्तिष्क में चिंता युक्त उथल पुथल मची हुई है। चिंता एक माँ की, उसकी बेटी सुखी रहे। चिंता इस कारण भी कि जिंदगी ने उसे पग पग पर छला है। वह अपनी बेटी के किंचित दुख भरे जीवन की कल्पना मात्र से ही सिहर जाती है। लिफ्ट रुक जाती है। वो साड़ी का आंचल सिर से ऊपर ढकते हुए एक सिरा जोर से मुट्ठी में दबा लेती है। बेटी के घर के दरवाजे की घंटी बजाते ही कुछ क्षणों के उपरांत शशिभूषण जी दरवाजा खोलते हैं। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात वो मुस्कुराकर उन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। उन्हें ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने का संकेत करते हुए स्वयं भी बैठ जाते हैं। उस वह उनके कुशल क्षेम पूछने के औपचारिक प्रश्नों के जवाब देते ड्राइंग रूम के दरवाजे से दिखाई देने वाले घर के हिस्से की तरफ बार बार देख लेती है। कदाचित वहां साइमा दिखाई दे जाए, क्योंकि शशिभूषण ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाते समय ही थोड़े ऊंचे स्वर में घर के अंदर आवाज लगाकर उसके आने की सूचना दे दी थी। कुछ क्षणों के उपरांत शशिभूषण की पत्नी भी आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई और बातें करने लगी। बातें भी क्या, बातें थी सब्जियों की, मौसम की, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक की, महंगाई की, आदि आदि। साइमा अब तक नहीं आई थी। उसकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। अंततः वह यशोदा की तरफ मुखातिब होकर पूछी बैठी, साइमा क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी आ रही है। उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए यशोदा के होठों पर हल्की सी औपचारिक मुस्कान उभर आई। लगभग आधे घंटे के पश्चात साइमा आ गई। उसके हाथ की ट्रे में पानी की बोतल और कुछ गिलास थे। साइमा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गई। उसने अनुभव किया कि साइमा की यह मुस्कुराहट साइमा के चेहरे की ऊपरी सतह तक ही सीमित है, लेकिन उसकी आंखें खामोश हैं। वरना साइमा साइमा के होठों पर मुस्कुराहट आने से पहले उसकी आंखें मुस्कुरा पड़ती हैं। उसकी आंखों की उदासी उससे छिपी न रह सकी। फिर भी वह हृदय को समझाती रही कि यह मात्र भ्रम है। साइमा यहाँ बहुत खुश है। वह ऊहापोह की स्थिति में बैठी रही। उसने समीप बैठी साइमा को ध्यान से देखा। थकी थकी सी लग रही थी वो। नई नवेली दुल्हन सा कोई बनाव श्रृंगार नहीं। वह साइमा से अकेले में बातें करने के लिए अधीर हो उठी, किंतु यह संभव न हो पाया, क्योंकि साइमा आज उसके साथ नहीं जा रही थी। साइमा से अकेले में बात करने का कोई अवसर ही नहीं मिला उसे। अपने साथ लाई उपहार की वस्तुओं को उसने साइमा की सास को दे दिया। कुछ देर रुकने के पश्चात शाम होते ही वह घर के लिए निकल पड़ी। जाते जाते अगले माह के प्रथम सप्ताह में साइमा की विदाई तय कर गई। वह शीघ्र अतिशीघ्र साइमा को अपने पास बुलाकर कुछ समय के लिए अपने पास रखना चाह रही थी। उससे उसका हाल पूछना चाह रही थी। दिन निकलता, रात ढलती और फिर दूसरा दिन आ जाता। वह अज्ञात आशंकाओं में घिरकर दिन व्यतीत कर रही थी।
वह साइमा के आने की तिथि की प्रतीक्षा अधीरता के साथ कर रही थी। जब साइमा यहाँ आएगी उसके पास समय अपनी ही गति से चलता है। यदि हम समय से शीघ्र व्यतीत होने की अपेक्षा भी करें, तो भी वह अपनी ही धुन, अपनी ही गति से चलता है। हमारी अपेक्षाओं की, हमारी शीघ्रता या विलंब किसी की परवाह नहीं करता। अंततः वह दिन भी आ ही गया जब साइमा प्रवीण के साथ आ गई। साइमा के आ जाने से वह प्रसन्न थी। दोपहर के भोजन के उपरांत साइमा से बात करने का अवसर मिला। साइमा भी अपनी माँ से अपने हृदय की बातें, अपने सुख दुख की बातें बताना चाह रही थी। बातों का क्रम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, खुशियां मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे-धीरे फिसलती जा रही थीं। कारण था साइमा के ससुराल वालों द्वारा उसके साथ किया गया विश्वासघात, झूठ और छल। विवाह से पहले प्रवीण एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, किंतु कुछ अनियमितताओं की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात का प्रवीण के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अवसादग्रस्त हो गया और असामान्य व्यवहार करने लगा। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध और चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में सम्मिलित हो गया। इलाज करवाने के पश्चात भी उसकी दशा में कोई सुधार न होता देख उसके घर वालों ने उसका विवाह कराने का निश्चय यह सोचकर किया कि विवाहोपरांत पत्नी के संपर्क में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके लिए उन्हें मिली पिता विहीन बच्ची साइमा। विवाह के बाद भी प्रवीण की मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वह कोई काम भी नहीं करता था। अभी वह आर्थिक रूप से अपने पिता पर ही निर्भर है। भविष्य में क्या होना है, पता नहीं। साइमा की यह बातें सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे प्राण ही शरीर से निकल जाएंगे। उसने तो साइमा का विवाह शिक्षित, संपन्न घर और आत्मनिर्भर योग्य वर देखकर किया था। उसे यदि किसी बात की आशंका थी तो मात्र यह कि साइमा के ससुराल वाले सब कुछ देने के पश्चात भी और दहेज की मांग ना करें और पैसों के लालच में साइमा को प्रताड़ित ना करें। किंतु उन्होंने उन्होंने तो तथ्यों को छिपाकर पढ़ी लिखी, संवेदनशील उनकी पुत्री का जीवन विध्वंसित और बर्बाद कर दिया। साइमा की पीड़ा सुनकर वह बेबस हो गई। उसकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। आज इस दुख की घड़ी में उसके पास कोई नहीं है। अपने तीनों बच्चों के साथ वह एक ही है, माँ और उसके साथ-साथ पिता के रूप में भी। उसके साथ है मात्र उसका साहस और आत्मविश्वास। जब से उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था, तब से फिर कभी भी पलटकर उसने उसका या बच्चों का हाल नहीं पूछा। किन-किन दुरूह परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने बच्चों का पालन-पोषण किया। आर्थिक अभावों और सामाजिक जटिलताओं के संघर्ष करते हुए उसने अपने बच्चों को उच्च शिक्षित किया। आज उसके साथ, उसकी बच्ची के साथ छल किया गया है। क्या उसे बेसहारा और अकेली समझकर ऐसा किया गया है? साइमा की बातें सुनकर उसका मन हो रहा था कि वह तीव्र स्वर में फूट-फूट कर रोए। इतने तीव्र स्वरों में कि आसमान थर्रा जाए और धरती कांपने लगे। किंतु वह ऐसा ना कर सकी और ना ही करना चाहती थी। साइमा या बच्चों के सामने वह कमजोर नहीं होना चाहती थी। यदि वह ही ऐसे टूट जाएगी तो साइमा अपने आप को कैसे संभाल पाएगी? उसके विचलित होने या रोने से उसके अन्य दोनों बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसने स्वयं को संयत किया और साइमा को भी ढांढस बंधाया। आंसुओं को अपनी आंखों में ही कैद कर लिया। दूसरे दिन प्रवीण चला गया, साइमा को कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने के लिए छोड़कर। प्रवीण ने साइमा के नेत्रों में भरी रिक्तता और चेहरे पर पसर चुकी उदासी की लकीरों को कदाचित पढ़ लिया था। वह जान गया था कि साइमा भावी जीवन की आशंकाओं से भयभीत है। प्रवीण का बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाना इसी बात का साक्ष्य था। वह पल पल साइमा के भविष्य को लेकर अब चिंतित हो रही थी।
कुछ दिनों तक वैचारिक संघर्षों से जूझती रही कि वह साइमा को कैसे विदा कर पाएगी उसके ससुराल। साइमा कैसे रहेगी एक बेमेल जीवन साथी के साथ? कैसे करेगी वह भविष्य में आने वाली आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना नितांत अकेली? 2 दिन उसने इसी वैचारिक मंथन में निकाल दिए। ऊहापोह से भरे 2 दिन कष्टप्रद तरीके से व्यतीत किए, किंतु अब और नहीं। अब उसका यह दृढ़ निश्चय है कि साइमा अब यहीं रहेगी उसके साथ, यहाँ रहकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेगी। उसने प्रबंधन में परास्नातक की शिक्षा ली है, वह यहीं रहकर अपने लिए नौकरी तलाश करेगी। साइमा को इतना सक्षम बनाएगी कि वह जीवन के झंझावातों का सामना अकेली कर सकती है। वह स्वयं को कमजोर या अबला ना समझे। उसने निश्चय कर लिया है कि आंधियां चाहे कितनी भी तीव्र गति से चलें, उसे लक्ष्य से विचलित करने का प्रयत्न करे, किंतु वह हारेगी नहीं और ना ही अपने बच्चों को हारने देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।